बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 1 इंग्लिश पेपर है 2016 ग्रुप 1। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका, यानी कि 10 नंबर पहले से किए हैं और उसके बाद 5 नंबर 15 और फिर 5 नंबर 20 नंबर का ये सवाल है। तो पढ़ते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। कहते हैं कि जो लफ्ज़ के नीचे लाइन लगी हुई है उसका आपने ना करेक्ट आंसर यानी कि मीनिंग जो है ना वो आपने बताना है। क्रिटन आस्क इफ एनीथिंग टू ओब्लीक। ओब्लीक के स्पेलिंग गलत है, OBLIQUE होता है, जो कि उन्होंने गलती से गलत लिख दिए हैं। तो आप याद रखें ओब्लीक, और ओब्लीक का जो मीनिंग लिखा हुआ है सर्व, ये भी गलत लिखा हुआ है। सर्व का मतलब खिदमत करना होता है। ओब्लीक का मतलब होता है तिरछी लाइन, जैसे जिसका एंगल ना 90 हो ना 180 हो, यानी कि जैसे कि 60 अगर हम एंगल खींचते हैं, 45 का एंगल खींचते हैं तो सीधी लाइन होती है लेकिन तिरछी होती है। तो ओब्लीक का मतलब ऐसी सीधी लाइन जो तिरछी हो, यानी कि ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, तिरछी लाइन को ओब्लीक कहते हैं। तो इसका मतलब है, इसके लिए लफ्ज़ दुरुस्त है इरेक्ट। तो आपने याद रखना है ओब्लीक का इरेक्ट याद रखना है आपने। इसका मतलब भी सीधी लाइन है, यानी कि एक लाइन है इरेक्ट, इसका नाम भी है सीधी लाइन ओब्लीक भी, लेकिन एंगल के मुताबिक सीधी नहीं है। यानी 45 में 60 का एंगल है लेकिन लाइन सीधी है, लेकिन हम इसे तिरछी पढ़ लेते हैं। और इरेक्ट का मतलब भी सीधी लाइन ही कहलाएगा, इसका भी सीधी लाइन ही कहते हैं आप, लेकिन एंगल उसका ना हॉरिजॉन्टल होगा यानी कि 180 का, ना 90 का एंगल होगा। उसके अलावा जितनी भी लाइनें होंगी वो ओब्लीक कहलाएंगी। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ इरेक्ट ज़्यादा बेहतर है। सेकंड है फ्रूट ग्लोड रेड हॉट फ्रॉम विद इन, यानी कि वहाँ पे जो फल थे वो चमकते थे, सुर्ख गर्म जैसी कोई चीज़ होती है, लावा पिघल रहा होता है सुर्ख। तो इसलिए ग्लोड का मीनिंग यहाँ पे आएगा स्पार्कल, यानी कि जैसे हीरा चमकता है, स्पार्क्ड स्पार्कल्ड, ग्लोड स्पार्कल्ड, ग्लोड स्पार्कल्ड यानी कि चमकना। थर्ड है फतेहदात सेंसर वाज प्योरली रिलीजियस। सेंसर क्रिटिसिज्म, सेंसर का मतलब होता है मजम्मत करना, यानी कि तनकीद करना। वो कौन सी थी? मजहबी, यानी कि वो मजहबी इंसान था और वो जब कोई तनकीद करता तो मज़हब को सामने रख कर तनकीद करता। यानी कि फतेहदाद की जो सेंसर थी वो क्रिटिसिज्म जो थी, सेंसर क्रिटिसिज्म यानी तनकीद यानी कि मजम्मत, वो रिलीजियस थी। तो आपने क्या याद रखना है? सेंसर क्रिटिसिज्म। फोर्थ वन है रोक्साना हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स। अब शेल घूंगे कहते हैं, असॉर्टमेंट सेट को कहते हैं। सेट ये भी सेट, जैसे गिलासों का सेट होता है, कुर्सियों का सेट होता है, यानी किसी चीज़ का सेट, मुख्तलिफ चीज़ें मिला के सेट बनता है। तो असॉर्टमेंट और सेट एक ही मीनिंग है, असॉर्टमेंट सेट। नंबर है फिफ्थ। द मेयर वाज अ स्टाउट सीरियस मैन। स्टाउट मैंने मजबूत, हैवी यानी कि ताकतवर, स्टाउट का हैवी, स्टाउट हैवी यानी कि मजबूत ताकतवर इंसान, सीरियस संजीदा किस्म का शख्स था। सिक्स्थ है जस्ट सा मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड्स ट्रीज, यानी कि जैसने देखी नस्लें, किस इकसाम, स्पीशीज मुख्तलिफ किस्म की इकसाम को कहते हैं स्पीशीज, दरख्तों की थी। जो दरख्त हार्ड भी थे उनकी भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ थी, सॉफ्ट थे उनकी भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ थी। तो इसका मतलब है स्पीशीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा काइंड्स, स्पीशीज़ काइंड्स यानी कि मुख्तलिफ किस्म की इकसाम की। सेवंथ है द गर्ल्स क्लॉथ आर वेट एंड मडी। तो मडी मीन डर्टी यानी कि गंदे कपड़े, गर्द आलूद कपड़े, मडी डर्टी। तो इसका मतलब है लड़की ने जो कपड़े पहने थे गंदे थे यानी कि मडी थे, डर्टी थे। 8 है लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है कोई छोटी सी जगह यानी कि गांव या बस्ती कह लो आप। कहता है कि
हर बस्ती से घंटी जो है आज़ादी की बजने दो। तो स्मॉल विलेज यानी कि हेमलेट, स्मॉल विलेज, दोनों का मीनिंग छोटी बस्ती, छोटा गांव, हेमलेट, स्मॉल विलेज। 9th वन है देर आर श्रीक्स इन स्टॉक, यानी कि श्रीक्स चीखें, स्टॉक बची हुई, स्टॉक में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे आएगा अवेटिंग, यानी कि मुंतजर है उसकी। स्टॉक किसी चीज़ का इंतज़ार में है, वेटिंग है, स्टॉक पड़ा हुआ है, इकट्ठा पड़ा हुआ, चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि अभी बाहर ज़ाहिर होनी है, कहीं रखी हुई हैं, यानी कि जो स्टॉक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अवेटिंग, किसी चीज़ का जमा होना किसी जगह पे, जो किसी वक्त भी वहाँ से निकल सकती हैं या निकाला जा सकता है। तो 10th है द फेस ऑफ द सिक गर्ल फ्लश्ड, लड़की का चेहरा चमक रहा था, फ्लश था रोशनी की तरह। तो अब आप देखो ग्लोट, फ्लश्ड, चमकना, दोनों का एक ही मीनिंग है। 11th हाउ डिड द एंजल लुक, फरिश्ते ने कैसे देखा। ये भी 5 नंबर का सवाल है, यानी कि 10 के बाद ही 5 नंबर हैं। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि बुक में से लिया गया है कि उसने बुक में से, यानी कि आंसर क्वेश्चन है कि जो फरिश्ता था वो देख रहा था किसी शख्स को, तो कैसे देख रहा था। हाउ डिड द एंजल लुक, फरिश्ते ने कैसे देखा, वेरी, थके हुए अंदाज में। तो हाउ डिड द एंजल लुक, वेरी, थके हुए अंदाज में। 12th है व्हाट इज द इनसाइड द स्पेसशिप, स्पेसशिप यानी कि खलाई जहाज को कहते हैं कि इनसाइड अंदर क्या है, खलाई जहाज के अंदर क्या है या क्या था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, यानी कि कहानी में तो हम लिखेंगे कि कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज इनसाइड द स्पेसशिप, स्पेसशिप के अंदर क्या, यानी कि कुछ भी नहीं है। 13 है व्हाट वाज द मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना क्या था, आ हार्नेस मैन, हार्नेस कहते हैं बहुत, यानी कि ना हथियार की तरह ताकतवर, मजबूत, खतरनाक, डेंजरस। तो जो मिस्टर मनाना था बहुत, यानी कि मजबूत, ताकतवर, हथियार की तरह सख्त जान था, यानी कि क्या गया, मनाना एक सख्त जान इंसान था। मिस्टर मिकल्सन के बारे में क्या जानते हैं, वो कौन थी, he was a teacher, she was a teacher, मिसेस मिकल्सन जो थी वो एक टीचर थी। हाउ मैनी पैचेस ऑफ बेयर सॉइल वर देयर, अब वो कह रहे कि बियर का मतलब होता है नंगा, और मिट्टी का नंगा होने से मुराद है कि उसके ऊपर कोई किसी चीज़ की तह नहीं चढ़ी हुई थी, यानी कि साफ मिट्टी थी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि साफ मिट्टी के कितने ढेर थे, कितने टुकड़े थे। हाउ मैनी पैचेस, कितने टुकड़े थे, ऑफ बेयर सॉइल, यानी कि जो सिर्फ साफ सुथरी सिर्फ मिट्टी ही थी, उसके कितने ढेर लगे हुए थे, कहते हैं कि 7, यानी कि 7 पैचेस जो थे ना बेयर सॉइल के वहाँ पे पड़े हुए थे। तो नेक्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कहते हैं कि 16 है वॉक केयरफुली लेस यू शुड फॉल, कहता है ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो जब याद रखना है लेस्ट के साथ आने वाला जो लफ्ज़ है उसके बाद शुड लाजमी आता है, लेस्ट के बाद शुड लाजमी आता है, ये ग्रामर का रूल है। तो आपने याद रखना है कि वॉक केयरफुली के बाद जब लेस्ट आ जाएगा तो वहाँ पे शुड वाला सेंटेंस तलाश करना है, तो शुड वाला ही दुरुस्त होगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट है आई विल बी हेयर बाई टुमारो मॉर्निंग, कहता है कि कल सुबह जो आने वाली है मैं यहाँ हूँगा, ठीक है। आई विल बी हेयर, मैं यहाँ हूँगा, यहाँ हूँगी। तो आप देखते हैं इसके बारे में, आई विल बी हेयर बाई टुमारो मॉर्निंग, ये क्यों ऐसा है। तो देखो ये फ्यूचर की बात हो रही है, जो भी कल आना है उसकी बात हो रही है, और उसमें ना या तो विल आता है या शैल आता है। आई के साथ वैसे शैल आता है, तो विल तब लगाया जाता है जब हमने तकीदन यानी कि यकीनन बताना हो कि ये काम हमने करना ही करना है। तो जब हम भी सूरत हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, शैल की जगह विल लगा देते हैं, लेकिन शैल फिर भी नहीं लगाते, हर जगह विल ही आएगा, चाहे आई वी का हो सेंटेंस या कोई और सेंटेंस हो, तो हमने विल ही लगाना है, शैल नहीं लगाना। तो इसका मतलब है कि ताकीद
की शक्ल में भी विल आ जाता है, बाद का ताकीद नहीं भी की जाए तो फिर भी विल ही आम तौर पे लगा दिया जाता है आम तौर पर। तो याद रखना है कि फ्यूचर सेंटेंस है तो इसलिए विल वाला सेंटेंस एक ही था, हम लगा दिया आई विल बी हेयर बाय टुमारो, नेक्स्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। तो नेक्स्ट है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अगर सब कुछ ठीक हो तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। तो या इसी एक मुहावरा है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर आगाज़ भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, तो अल्लाह से उम्मीद रखी जाती है कि उसका अंजाम अच्छा होगा। यानी कि ऑल इज़ वेल, जब सब कुछ ठीक है, दैट एंड्स वेल, उसका अंजाम भी अच्छा होगा। 19 है ही मेट मी लास्ट वीक। अब देखो लास्ट वीक से अंदाज़ा होता है कि टेंस पास्ट है, पुरानी बात का जिक्र हो रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही। जो टाइम गुजर चुका होता है उससे पास्ट कहते हैं। पास्ट में भी सेकंड फॉर्म आती है, तो आपको फॉर्म का पता होना चाहिए। मीट पहली फॉर्म है, मेट सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में आपने सेकंड फॉर्म मेट लगानी है। ही मेट मी लास्ट वीक। तो 20th है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो याद क्या रखना है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। उर्दू में फ्यूचर टेंस ही नज़र आता है, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, यानी कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में लिखते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों कामों में से, जैसे एक काम है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये पहला काम है, दूसरा काम है ही विल पास। जो पहला काम होता है ना उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और प्रेजेंट टेंस में लिखने का फार्मूला क्या है, अगर ही शी होगा, ही शीट होगा, तो वो जो वर्ब होगा उसमें आपने एस लगाना है। तो इसका मतलब है ये वर्क नहीं लगाना। वर्क क्यों लगाना है, क्योंकि ही लिखा हुआ है, ही शी इट में से कोई लफ्ज़ भी आ जाए, यानी कि कोई वर्ब भी आ जाए, तो वहाँ पे एस ज़रूर आना है। और इसके अलावा जो बाकी जितने भी अल्फाज हैं आई वी यू दे, इनके साथ आपने हर किस वर्ब में एस नहीं लगाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ ही वर्क्स इसलिए लगाना है क्योंकि ही लिखा हुआ है, ही शी इट के साथ वर्ब में एस लाजमी लगता है। तो अब फार्मूला क्या हुआ, पहले हिस्से में प्रेजेंट टेंस आ गया, आपको पता चल के ही के साथ पहली फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, और दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस यानी कि विल लगाते हैं, ही विल पास। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। और फ्यूचर में ये याद रखनी है कि आमतौर पे शैल लोग बड़ी क्लासों में नहीं लगाते, विल ही इस्तेमाल होता है हर एक के साथ। तो आपने यानी कि कोशिश करनी है कि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा विल इस्तेमाल करें। और सादा फिक्रा हो जाता है आई विल के साथ शैल लगाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली विल ही लगता है। तो पहले प्रेजेंट हिस्सा था, प्रेजेंट में आपने ही वर्क्स हार्ड लिख दिया, यानी कि प्रेजेंट का इस्तेमाल कर दिया। दूसरे हिस्से में कोमा लगा के ही विल पास यानी कि फ्यूचर लगा दिया। तो इसका मतलब है कि पहला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाएगा, दूसरा हिस्सा हमेशा फ्यूचर में लिखा जाएगा। तो ये है प्रेजेंट टेंस। तो अब आप ये, अगर आपको उम्मीद है इनको अच्छी तरह आप समझ लें, जहाँ कोई मसला हो तो आप हमें ऑनलाइन या आप कमेंट्स में मसला बता सकते हैं। और आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान बनाए, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।